स्टूडेंट्स, वेलकम टू EduClux। आई एम ऋतिका, बैक विद द बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था हमारे पास जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था CUET का, उसमें स्पेसिफिकली जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे हम वो डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम 12 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हमारे 13th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 13th क्वेश्चन अब हमारा कहता है ये, ठीक है, दिख रहा है अब क्लियरली, विजिबल है सबके लिए। कहता है द शेप ऑफ पिरामिड्स गिव्स द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रोथ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। पिरामिड जो है उनकी जो शेप, कौन से पिरामिड की बात कर रहा है? ये इजिप्ट में जो पिरामिड है उनकी बात नहीं कर रहा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात कर रहा है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की जो शेप है वो ग्रोथ स्टेटस बताती है किसी पॉपुलेशन का। पूछा गया है आइडेंटिफाई द ग्रोथ स्टेटस डिसेप्टेड बाय द गिवन पिरामिड। जो नीचे पिरामिड जो दिया गया है इससे एनालाइज करके आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो पिरामिड है। देखिए ये पिरामिड में प्री रिप्रोडक्टिव दिखाया गया है, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। कैसी शेप बन रही है इसकी हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप जो है वो बनती है, ट्रायंगुलर शेप बनती है। तो ये हमारे पास एक एक्सपेंडिंग पिरामिड है, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सपेंडिंग पिरामिड है। हमने 3 टाइप के पिरामिड पढ़े थे, एक्सपेंडिंग, डिक्लाइनिंग एंड स्टेबल। एक्सप्लोडिंग पिरामिड हमने नहीं पढ़ा, तो ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो एक्सप्लोडिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो एक्सप्लोडिंग जो है वो तो हमारा एलिमिनेट हो गया। 3 बच गए जिसमें हमने शेप्स पढ़ी थी, ट्रायंगल शेप पढ़ी थी, बेल शेप्ड एंड अर्न शेप्ड। ठीक है, हमने पढ़ी थी ट्रायंगल शेप, बेल शेप्ड एंड हमने पढ़ी थी अर्न शेप्ड। ठीक है, इस टाइप की शेप्स हमने पढ़ी थी। क्लियर? इसमें हमारे पास था एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग इन शेप से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन पे आ गए। चलिए फटाफट करेंगे। टोटल हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन करने हैं। 14th क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR। PCR की एप्लीकेशन कौन सी नहीं है? अब PCR तो पता होना चाहिए ना आंसर करने के लिए। व्हाट इज PCR? PCR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें 3 स्टेप होते हैं हमारे पास। 3 स्टेप रिएक्शन होगी, ये 3 स्टेप होंगे हमारे पास इसमें। क्लियर? 3 स्टेप कौन कौन से होंगे वो आप कमेंट्स में लिख के बताना, ठीक है। 3 स्टेप PCR में कौन कौन से होते हैं पूछा गया है। PCR का एप्लीकेशन कौन सी चीज नहीं है? पहला है हमारे पास पैटर्निटी टेस्टिंग, दूसरा है डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस ऑफ जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, 3 पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर, या फिर 4 टू क्योर ADA। इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 4th है, टू क्योर ADA क्योर करने के लिए हम जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। 3 तरीके से हमारे पास ADA जो है वो क्योर हो सकता है। देयर आर 3 मेथड्स, जिनमें से एक मेथड जीन थेरेपी है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। बाकी के 2 मेथड्स आप अपनी हायर क्लासेस जब आप ग्रेजुएशन करोगे तब आप पढ़ोगे। क्लियर? जीन थेरेपी जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन है। जीन थेरेपी आपको पता होना चाहिए। जीन थेरेपी ADA एडिनोसिन डायमाइनेज डेफिशिएंसी। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास एडिनोसिन जो है वो नहीं बन पाते, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बन पाते बेसिकली किसी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जिसको ये डेफिशिएंसी होती है। बाकी के जो तीनों जो हैं वो हमारे पास PCR की एप्लीकेशंस हैं। क्लियर? टेक्निक जो हमने पढ़ी है जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR, अब आपको उनकी एप्लीकेशंस भी पता होनी चाहिए। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA, C इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर ऐसे लिखा हो C तो समझ आना वो कॉम्प्लीमेंट्री लिखा होगा। क्लियर? विच प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, इज फॉर्म्ड इन, कौन से प्रोसेस में C डबल स्ट्रैंडेड DNA बनता है, फिर cRNA किस में बनेगा हमारे पास? PCR में बनेगा। RNA इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी, या फिर ELISA। व्हाट इज ELISA? इम्यूनो लिंक्ड एंजाइम, स्टार्टिंग में इम्यूनो आई तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्लियर?
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट टेस्ट। फुल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन डायरेक्टली फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाएंगे कि एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसीलिए बता रही हूँ कि बाकी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा, इसी के साथ साथ आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझ आएंगे। क्लियर? 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आपको वो भी समझ आएंगे। ये हमारे पास है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। पीसीआर तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बता दिया आपको। सीआरएनए जो है वो हमारा बनता है आरएनए इंटरफेरेंस में। आरएनए इंटरफेरेंस में इतना आइडिया, इतना कॉमन सेंस, इतना लॉजिक लगा लो कि आरएनए है और ऑप्शन में आरएनए प्रेजेंट है, तो आरएनए करेक्ट हो सकता है। कुछ तुक्का भी मारना, तुक्का भी थोड़ा सा लॉजिक से सेंस से मारना बच्चों, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं आता है मुझे, और मेरे को काफी सारे मेरे क्वेश्चन जो नहीं आ रहे तो मैं तुक्का मार दूं, लेकिन रैंडमली तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। गैसिंग वर्क जो है वो इतना इजी नहीं होता, गैसिंग वर्क करने के लिए भी आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगा लेना, ठीक है। इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, आपका जो एग्जाम है वो इजी आने वाला है, ठीक है, घबराना नहीं है एग्जाम में। 16 क्वेश्चन पे आ गए, चलो अब हम 16 क्वेश्चन आपका कहता है विच एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल्ड फ्रूट जूसेस। कौन से चैप्टर से है अब ये बताओ? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार अगर आपने एनसीईआरटी रीड आउट की होगी, ठीक है, तो एक हमारे पास छोटा सा पैराग्राफ दिया है एनसीईआरटी में जहां पे मेंशन है कि क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल्ड फ्रूट जूसेस में कौन सा एंजाइम जो है वो यूज होता है। हम जो घर पे जूस बनाते हैं वो एकदम डार्क बनता है, गाढ़ा बनता है, ठीक है, उसमें फाइबर्स वो सब प्रेजेंट होता है ना। अगर हम आम का शेक बना रहे हैं तो हमारे पास कुछ रेशमी धागे आ जाएंगे आम के, वो सब प्रेजेंट होगा। लेकिन जो हम मार्केट से जो जूस खरीदते हैं वो एकदम प्योर होता है, पानी जैसा जूस होता है वो, है ना, इतना थिक लिक्विड नहीं होता, है ना, इतना थिक लिक्विड वो नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कुछ एंजाइम ट्रीटमेंट होता है, उसको पहले कुछ एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। वो एंजाइम्स पूछे गए आपसे, अमाइलेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, लाइपेजेज। नीचे अब कॉम्बिनेशन दिया गया है, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन है बी एंड सी। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ये तो आपको याद होगा तो ही याद होगा, आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अमाइलेज जो है वो हमारे पास स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। पेक्टिनेज जो है हमारे पास वो पेक्टिन को ब्रेक डाउन करेंगे, जो कहाँ प्रेजेंट है? सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। प्रोटीएजेज जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे। लाइपेजेज जो है वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेंगे। क्लियर? तो आंसर आ जाता है हमारे पास बी और सी। पेक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज जो है वो बॉटल जूसेस को क्लियर आउट करने के या फिर क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए हैं हम हमारे 17वें क्वेश्चन पे। 17, ठीक है, कैसे बोलेंगे हिंदी में हम? 17, बहुत सारी वेरिएशंस प्रेजेंट है ना 17 की, ठीक है। पूछा गया है न्यू ब्रीड ऑफ शिप इज डेवलप्ड बाय। कोई भी शिप की नई ब्रीड अगर हमें डेवलप करनी है वो कौन से तरीके से डेवलप की जाएगी, और वो करेक्ट मेथड होगा क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग या फिर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये तो आपको आना चाहिए। इसमें करेक्ट आंसर हमारा आंसर नंबर ए, क्रॉस ब्रीडिंग। हिसारडेल आपने पढ़ी थी, हिसारडेल हमारी ये हाइब्रिड शिप थी, ठीक है। ये हमारे पास नई हाइब्रिड शिप है, जो कि पंजाब में बनाई थी। कहाँ बनी थी? पंजाब में बनी थी ये, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग के मेथड के थ्रू बनी थी, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग के मेथड के थ्रू ही बनी थी, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप के मेथड होंगे, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में हम सेम स्पीशीज की वैरायटीज को इनब्रीड कराएंगे जो कि क्लोजली रिलेटेड है, उनका एंसेस्टर जो है वो भी काफी ज्यादा क्लोज है। उसके बाद हम आउट ब्रीडिंग में हमारे पास 3 मेथड आ जाएंगे, जिसमें एक मेथड होगा हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग के, वो रिलेटेड नहीं है, उनके एंसेस्टर जो है कॉमन एंसेस्टर उनका नहीं है, वो लेस रिलेटेड है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग स्पीशीज का हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, जैसे कि हमने खच्चर बना दिए, खच्चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूल, कि हमने म्यूल बनाया है हॉर्स और डंकी से, हॉर्स और डंकी से। डंकी को हमने क्या लिया? मेल लिया, हॉर्स को हमने फीमेल माना। क्लियर? चलिए इतनी इंफॉर्मेशन तो हो गई है काफी आप लोगों के लिए। 18th क्वेश्चन आ गया। चलिए 18th क्वेश्चन आपका कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है सहेली, उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बच्चों मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ऐसा लगता है यार मेरे को आता था, बस यार ये अच्छा ही गलत पढ़ लिया। एग्जाम देके जब वापस आओगे, जब दोस्तों से डिस्कस करोगे, ऐसे कुछ वीडियोस देखोगे जो टीचर्स जो हैं वो आंसर डिस्कस कर रहे हैं, तब वहां पे आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता था, ये तो मैम ने पढ़ाया था, ये तो सर ने पढ़ाया था, तो मैंने बुक में पढ़ा था, लेकिन मैं वहां पे क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ गया इसीलिए मेरा गलत हो गया। ऐसा मत लगना, ठीक है। रिग्रेट वाली फीलिंग जो है ना ये गलत होती है, बहुत गंदी होती है रिग्रेट वाली फीलिंग। ये फीलिंग अपने आप में अवॉइड करना है, कितना कम रिग्रेट अगर आपकी लाइफ में आ पाए ना, रिग्रेट से दूर रहो, ठीक है। इतना रिग्रेट नहीं लाना है आपको लाइफ में, तो क्वेश्चंस को है ना अच्छे से पढ़ के जाना है। पूछा गया है कौन सी इनकरेक्ट है, इट इज टेकन बाय फीमेल्स। यस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है तो फीमेल्स लेंगी, ठीक है, करेक्ट है ये हमारे पास। हमसे तो इनकरेक्ट पूछा तो यहाँ करेक्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है, करेक्ट है हमारे पास। इट हैज ए वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। यस, बाकी के जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो डेवलप की गई थी उनके कंपैरिजन में सहेली जो है हमारी वो सबसे कम साइड इफेक्ट्स वाली है, सबसे कम साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास सहेली की, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन इट इज अ स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। नहीं, स्टेरॉइडल प्रिपरेशन नहीं है ये, दिस इज नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। फोर्थ ऑप्शन है इट इज वंस अ वीक पिल। हाँ, हफ्ते में एक बार लेने वाली है, हफ्ते में एक बार लेने वाली ये पिल है। इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट हमारा 3 है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। नॉन स्टेरॉइडल और स्टेरॉइडल क्या होता है? अब स्टेरॉइडल जो है हमारी, स्टेरॉइडल पिल्स वो होंगी जो कि हार्मोन्स बेस्ड होंगी, हार्मोनल होंगी, ठीक है, हार्मोन बेस्ड। जो पिल्स हार्मोन बेस्ड होंगी उनको हम बोलते हैं स्टेरॉइडल पिल्स, वो हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करती हैं। नॉन स्टेरॉइडल पिल्स जो हैं, नॉन स्टेरॉइडल पिल जो है वो केमिकल बेस्ड है, वो केमिकल बेस्ड है। सहेली में जो हम केमिकल यूज करते हैं वो ऐसा केमिकल यूज करते हैं जो कि हमारे पास एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं उनको इफेक्ट करता है, उन पे बाइंड कर जाएगा, एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन जो है उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा, रिसेप्टर्स के थ्रू इनडायरेक्टली छेड़छाड़ होगी। क्लियर? इसमें हमारे पास हार्मोन बेस्ड एलिमेंट डायरेक्टली होता है, इसी वजह से इसके साइड इफेक्ट जो है वो ज्यादा होते हैं। जो स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होंगी उसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, मोर साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो ज्यादा होते हैं, मोर साइड इफेक्ट, और इसी वजह से इसके क्या है, लेस साइड इफेक्ट्स, लेस साइड इफेक्ट्स। और सहेली जो है हमारे पास, जो सहेली बनी है वो हमारे पास एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, उनको इफेक्ट करती है। क्लियर? तो देयरफॉर अगर हम सहेली के बारे में कोई पूछे हमसे, सहेली एक ओरल पिल है। ओरल मीन्स हम लेते हैं जैसे हम नॉर्मल दवाई लेते हैं वैसे हम दवाई लेते हैं, ठीक है। एक ऐसी टैबलेट है, ओरल है, फीमेल्स लेती हैं, जिसके सबसे कम साइड इफेक्ट्स हैं, वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार लेने वाली है, और नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल पिल है। क्लियर? और वर्ल्ड में सबसे पहली नॉन स्टेरॉइडल पिल थी सहेली। पूछ लिया जाए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपकी, वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली, वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल इंडिया ने डेवलप की थी, वो पिल जिसका हमने नाम रखा था सहेली। क्लियर? जिसका हमने नाम रखा था सहेली। वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल इज नोन एज सहेली। ठीक है, सबको आ रहा है समझो, मैंने समझा रही हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो बच्चों बता देना, क्लियर, बता देना हमको कि समझ नहीं आया, वापस समझा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि वापस नहीं समझाया जाएगा आपको। समझना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड। स्पीशीज हैं अलग अलग, डिफरेंट स्पीशीज हैं, उन्होंने अलग अलग लेवल्स को ऑक्यूपाई किया है वर्टिकली, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि किस तरीके से कह रहा है ये हमारे पास कहता है कि हमारे पास एक पेड़ है, हमारे पास एक पेड़ प्रेजेंट है, ये हमारे पास ट्री है। क्लियर? इसके अलावा फिर छोटे ट्री आ गए, फिर और छोटे आ गए, 3 ट्री आ गई, ये हमारे पास आ गई। ये जो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट थी, ये हमारे पास यहाँ थी हर्ब,
फिर हमारे पास आ गई श्रब्स, फिर हमारे पास आ गए ट्रीज। अब मोर क्लियरली विजिबल है, क्लियर। ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर्ब्स सबसे नीचे रहेंगी, हर्ब्स से ऊपर स्टार्ट करेगा हमारे पास श्रब्स, और श्रब्स से ऊपर वाला जो लेवल है वो ऑक्यूपाई करेगा ट्रीज। तो इस तरीके के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, इस तरीके के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन तो जब कोई भी हमारी हैबिटेट है या फिर फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी उसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। ह्यूमिफिकेशन, जब हमारे पास ह्यूमंस का फॉर्मेशन होगा, ये डिकम्पोजिशन के टाइम पे ये प्रोसेस होगा हमारे पास। प्राइमरी प्रोडक्शन तो वो प्रोडक्शन है, वो बायोमास का प्रोडक्शन है जो कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम प्रोडक्टिविटी से रेफर करते हैं, क्लियर। तो आंसर आ गया हमारे पास स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, ओके। 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब 20th हमारा क्वेश्चन जो है वो अगेन मैच द फॉलोइंग का, मेरे फेवरेट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग वाले बच्चों, ठीक है। अब 4 ऑप्शन गिवन है, 4 हमारे पास राइट हैंड साइड में गिवन है। अब आपको कोई भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर देख लो आप। इनिशिएशन फैक्टर आपको पता है कौन सा है? सिग्मा, ठीक है। हमें पता है इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा है। ए का जो है वो 3 है, आंसर ए का 3 है। गिवन ऑप्शंस में से ए का 3 सिर्फ 2 ऑप्शन में, तो 1 और 3 एलिमिनेट हो गए। इस तरीके से 2 और 3 बच गए, 2 और 4 ऑप्शन जो है वो हमारे पास बच गए। आगे बढ़ते, इंट्रॉन जो है, इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग होती है, ये भी हमें पता है। बी का 4 है, ठीक है, बी का 4। अब गिवन हमारे पास जो आंसर बचे थे उसमें से बी का 4 फोर्थ में प्रेजेंट, तो इसी से ही हमारा फोर्थ जो है, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया। हमने सिर्फ 2 को ही सॉल्व किया है, हमने सिर्फ 2 को ही सॉल्व किया, 2 को बिना सॉल्व किए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया है, ठीक है। इसीलिए मैच द फॉलोइंग जो है वो बहुत इजी है। अगर आपको कोई 1-2 नहीं आते तो आप आगे बढ़िए, फटाफट कोशिश कीजिए कि मैं थर्ड सॉल्व कर दूं, फोर्थ सॉल्व कर दूं। ऑप्शंस की तरफ ध्यान रखिए कि ऑप्शंस कैसे हैं। आपको एग्जाम में एक रफ शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, अगर वो रफ शीट अगर आपकी भर गई तो आप मांगेंगे एक और रफ शीट चाहिए आपको एक और एक्स्ट्रा रफ शीट दी जाएगी, पेन दिया जाएगा आपको, वहां पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन हो गया आपके सामने, स्क्रीन पे अगर आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, कुछ अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपको लिखने की आदत है तो रफ शीट जो आपको प्रोवाइड की गई है उस रफ शीट पे आप इस तरीके से लिख के इजी वे में फास्ट तरीके से समझ सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ आंसर जो करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन एक बार देखते हैं। टर्मिनेशन फैक्टर हमारा होता है रो, रो इज अ टर्मिनेशन फैक्टर। एडेनाइलेट रेसिड्यू ये होता है हमारे पास टेलिन में। जब हमारे पास mRNA की प्रोसेसिंग होती है, mRNA की प्रोसेसिंग में हमारे पास सबसे पहला आएगा स्प्लाइसिंग। इंट्रोन जो है उनको कट कर दिया जाता है, एक्सोन जो है उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा। फिर हमारे पास आएगा कैपिंग। कैपिंग में हम स्टार्टिंग में 5 प्राइम पे हम एक जी कैप, ग्वानिन की कैप जो है वो हम ऐड करते हैं, वो भी मिथाइलेटेड होगी, क्लियर। उसके बाद थर्ड आएगा हमारे पास टेलिंग कि 3 प्राइम एंड जो है mRNA का, वहां पे हम एडिनाइलेट रेसिड्यूज या फिर ए रेसिड्यूज, पॉली ए टेल जो है ए इस तरीके से हम ऐड करते हैं, जिसको हम टेलिंग बोलते हैं, वो 3 प्राइम पे की जाती है, क्लियर। तो mRNA की जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, mRNA की प्रोसेसिंग अगर हम करेंगे तो हमें 3 प्रोसेस जो है वो देखने को मिले। सबसे पहला हमें देखने को मिलता है स्प्लाइसिंग, जहां हम इंट्रोन्स को कट करके एक्सोन्स को ज्वाइन करते हैं। सेकंड हमें देखने को मिलेगा कैपिंग, जहां हम 5 प्राइम पे ग्वानिन की कैप जो है मिथाइलेटेड, वो कैप को हम ज्वाइन करते हैं। थर्ड हमारे पास टेलिंग है, जो हम 3 प्राइम पे करते हैं, जहां पे हम पॉली ए टेल जो है, पॉली ए टेल को हम लगाते हैं, क्लियर। चलिए, इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए, 21st क्वेश्चन अब आपका कहता है द रीजन फॉर डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस इन टीएच मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट इज। मॉर्गन जी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट जैसे से थे, लेकिन जो रिजल्ट था वो रिजल्ट सेम नहीं था। इनका रिजल्ट जो है वो अलग था, थोड़ा सा रिजल्ट डिविएट हो रहा था। वो डिविएशन क्यों था? वजह पूछी गई डिविएशन की, प्लियोट्रॉपी, लिंकेज, ओवरलैपिंग या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास लिंकेज। क्योंकि जब हम मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो 2 जीन्स जो स्टडी कर रहे हैं वो 2 जीन्स दूर दूर है,
वो दो जीन जो हैं वो दूर दूर हैं, वो आपस में लिंक्ड नहीं है, वो उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, वो अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। लेकिन अब मॉर्गन जी ने जो दो जीन्स लिए, वो दोनों जीन्स निकले पास पास, और वो दो जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे। तू चलेगा तो भाई तेरे साथ मैं भी चलूंगा, हाँ भाई तू चलेगा तेरे साथ मैं चलूंगा, ऐसा सिस्टम हो गया मॉर्गन जी के साथ। तो वो क्या था, वो लिंकेज था कि दोनों के दोनों जीन जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, वो आपस में लिंक्ड है। मेंडल वाले जो दो जीन थे उनमें कोई भाईचारा नहीं था, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते इंडिपेंडेंटली थे। क्लियर, इंडिपेंडेंटली थे। बाकी की टर्म्स मैं बता देती हूँ आपको। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी कब होगा, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, कि हमारे पास सिंगल जीन है, हमारे पास जीन जो है वो सिंगल है और वो काफी सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, मल्टीपल ट्रेट्स। सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग मल्टीपल ट्रेट्स। दूसरा है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होंगे हमारे पास जब एक जीन होगा और उसकी ओवरलैपिंग दूसरे जीन के साथ होगी। ठीक है, जीन ए है, उसकी ओवरलैपिंग जीन बी के साथ हो रही है, वो होगी ओवरलैपिंग। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगी जब हमारे पास मल्टीपल जीन होगा, जब हमारे पास मल्टीपल जीन्स होंगे, मल्टीपल जीन्स होंगे जो कि एंड में, जो कि आखिर में आके सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो कि आखिर में आके सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी में आप देख सकते हैं दोनों में ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 में हमारे पास दोनों में इतना डिफरेंस है। ठीक है, प्लियोट्रॉपी में जीन सिंगल है, मल्टीपल ट्रेट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल जीन्स है और सिंगल ट्रेट है। क्लियर, और सिंगल ट्रेट है, ये दोनों भी आपको आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इन केस अगर आपके एग्जाम में इन पे क्वेश्चंस आए तो आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाओ, इजी तरीके से आप सॉल्व कर देना, घबराना नहीं है एग्जाम में। चलो 22 क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 22 है, ये 22nd क्वेश्चन पे आ गए हैं, इतना जल्दी। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट दी गई है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है, पढ़ते हैं एक बार। कहा गया इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 आर इनकरेक्ट, एक करेक्ट दूसरी इनकरेक्ट, पहली गलत दूसरी ठीक। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लिए हमने। अब हमारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट आपकी कहती है फिनाइल कीटोनूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। फिनाइल कीटोनूरिया जो है एक बीमारी है जहां पे फिनाइल कीटोनूरिया एक बीमारी है जहां पे हमारे पास फिनाइल एलेनिन करके जो एंजाइम है वो नहीं बनता है। ठीक है, जो क्या करेगा, जो कि फिनाइल एलेनिन जो है अमीनो एसिड जो है उसको कन्वर्ट करेगा ट्रायोसिन में, उसको कन्वर्ट करेगा वो ट्रायोसिन में। ठीक है, इसमें हमारे पास गिवन है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लैक एन एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स फिनाइल एलेनिन इनटू ट्रायोसिन। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया एक प्लियोट्रॉपी है। प्लियोट्रॉपी मैंने आपको अभी बताया था। प्लियोट्रॉपी क्या होगी, जब हमारे पास सिंगल जीन होगा, जो कि फिर सिंगल जीन जो है जो मल्टीपल ट्रेट्स, सिंगल जीन जब मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करता है उसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। एंड यस, फिनाइल कीटोनूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। और ये भी होता है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में फिनाइल एलेनिन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, यूरिन जो है उसमें हमारी दिक्कत आ जाती है, किडनी जो फंक्शन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारा वो इफेक्ट होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है। यस, स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, एंड देयरफॉर आंसर ए जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए अब हम 23वां हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है, आपके स्क्रीन पे 1 करोड़ के लिए ये सवाल आ गया हमारा। कहता है सीक्वेंशली अरेंज द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ या फिर ह्यूमन स्पर्म, सिंपली अगर आप स्पर्म लिख दो, स्पर्म की डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो पूछी गई, कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो करेक्ट है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंटल स्टेज, ये तो आपको स्टडी होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता इसमें तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि सबसे एंड में, सबसे एंड वाली स्टेज है स्पर्मेटोजोआ, सबसे एंड में स्पर्मेटोजोआ बनता है। क्वेश्चन में दिया ही गया है आपको कि डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, क्वेश्चन में जब दिया गया है कि एंड में स्पर्म बनेगा, एंड में स्पर्मेटोजोआ बनेगा हमारा, तो सी जो है वो तो एंड है। थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो क्वेश्चन में,
क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर छुपा हुआ है, सी जो है वो हमारा एंड में बनेगा। तो देखिए ऑप्शन, इन ऑप्शन में से सी एंड में बन रहा है, इसमें और इसमें, दो हमारे एलिमिनेट हो गए, दो एलिमिनेट कर दिए मैंने, दो हमारे एलिमिनेट हो गए, इजी तरीके से हो गए एलिमिनेट। अब उसके बाद देखते हैं, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आएगा। थोड़ा सा इतना दिमाग भी लगा लीजिए कि प्राइमरी पहले आएगा फिर सेकेंडरी आएगा, है ना। ये हम क्वेश्चन नहीं करें कि हमें कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन में, हमें एक नहीं आता, इसका सीक्वेंस नहीं आता है, हमें लॉजिक लगाना है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में ऐसा होगा, आपने पढ़ा होगा फिर भी आप भूल जाओगे, लेकिन घबराना नहीं है। एग्जाम में शांत होके आराम से करना है। कभी कभी हमें आता नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो कर सकते हैं। दिमाग लगाए में स्पर्मेटोजोआ हमारा एंड होगा, सी पे हमारा एंड कर दिया हमने। उसके बाद हमने दिमाग लगाया कि प्राइमरी पहले आएगा फिर सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद ही तो सेकेंडरी आएगा, तो पहले हमारे पास आएगा ई और ई के बाद आएगा ए, ई के बाद आएगा ए। तो दोनों ऑप्शन जो बच गए उसमें ऑप्शन में ई है, ई के बाद ए है, और फोर्थ ऑप्शन में ई और ए, ठीक है। दोनों हमारे यहाँ जो सीक्वेंस है वो सही है, ठीक है। कभी कभी होता है ऑप्शंस में ए और ई, इसी में हमें ऑप्शन मिल जाता है, इसी में हम टिक कराते हैं। अब हमें इसमें ऑप्शन नहीं मिला तो अब हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है वो स्पर्मेटोगोनिया आता है, ये तो पता होना चाहिए। अब हम इसको लॉजिक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आप तुक्का मार के आ सकते हो तो आ सकते हो, लेकिन अदरवाइज इसमें हमें पता होना चाहिए स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सबसे पहले बनेगा, ठीक है। ऑप्शन डी, फोर्थ जो है डी ऑप्शन हमारा वो करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले हमारा स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, सबसे पहले आपका बनेगा स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद हमारा बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हमारा बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं उनके बाद हमारा बनेगा स्पर्मेटिड, ठीक है। उसके बाद हमारा बनेगा स्पर्मेटिड के बाद हमारा बनेगा स्पर्मेटोजोआ। और ये जो प्रोसेस है ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ जो ट्रांसफॉर्म होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये प्रोसेस भी पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर था यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विच पार्ट ऑफ द स्पर्म हेल्प्स इट्स एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ओवम जो है हमारे पास, ओवम में स्पर्म का कौन सा पार्ट, ये हमारे पास स्पर्म है, स्पर्म का कौन सा पार्ट एंट्री में हेल्प करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, नेक या फिर एक्रोसोम? इसका आंसर तो एक्रोसोम है करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्रोसोम जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके साथ हमारे पास प्रेजेंट है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। जो एंजाइम्स हमारी ओवम जो है, ओवम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओवम के बाहर के जो लेयर्स है उनको डिस्ट्रॉय करेगी। सबसे पहली बात, अगर आपको स्पर्म का अगर आपको शेप पता हो, स्पर्म की शेप में सबसे ऊपर एक्रोसोम आता है, ठीक है, सबसे ऊपर आएगा एक्रोसोम। एंट्री पूछे तो सबसे पहले एंट्री में जो सबसे आगे होगा टेल जो है, टेल थोड़ी हेल्प करेगी एंट्री में, टेल तो सबसे पीछे है, सबसे आगे जो होगी वही हेल्प करेगी एंट्री में। तो सबसे आगे एक्रोसोम है तो एक्रोसोम एंट्री में हेल्प करेगा, देयरफॉर एक्रोसोम इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25th क्वेश्चन पे आते हैं, और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। 25th क्वेश्चन हमारा कहता है टाइप ऑफ सेल्स इन टू सेल्ड पोलन ग्रेन्स। टू सेल्ड पोलन ग्रेन है हमारे पास, उसमें दो सेल जो है वो कौन कौन सी हैं? सेंट्रल सेल एंड सिनर्जिड्स नहीं, एंटीपोडल्स एंड मेगास्पोर्स। सेंट्रल सेल, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स ये हमारे पास मेगास्पोरेंजियम में होती हैं। मेगास्पोर हमारे पास, मेगास्पोर हम एग को बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड फिलीफॉर्म, माइक्रोपाइलर तो कोई सेल का नाम ही नहीं है, माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एक एंड का नाम है, एक साइड का नाम है, किसी सेल का नाम नहीं है।
क्लियर। फिलिफॉर्म भी कोई सेल का नाम नहीं है, फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है जो कि सिनर्जिस के पास प्रेजेंट होता है, जो कि पोलन ट्यूब जो है उसकी एंट्री को गाइड करेगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आता है वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। दो पोलन ग्रेन जो है उसमें हमारा अपर वाली साइड होगी हमारे पास वेजिटेटिव सेल, और जो लोअर सेल होगी वो हमारे पास होगी जनरेटिव सेल। और ये है हमारे पास यहाँ टू सेल्ड पोलन ग्रेन। क्लियर। तो आज की कक्षा के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। आने वाली क्लास में हम बाकी क्वेश्चन जो है हमारे 25 क्वेश्चंस और बच गए हैं अभी प्रीवियस ईयर के, वो हम हमारी बाकी की आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आई होप जो मैंने आप क्वेश्चंस आज कराए हैं वो आपको समझ आए हैं, उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया है। एंड बच्चों इसी तरीके से मेहनत से अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। कंपटीशन है, आप अपनी तैयारी करने इसी के साथ साथ बाकी बच्चे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन वाली भावना रखिए, जेलेसी वाली भावना नहीं रखना कि यार इतना पढ़ रहा है मैं भी इतना पढ़ूंगा। उसमें कंपटीशन हेल्दी होता है, जेलेसी नेगेटिव होती है। पॉजिटिव चीज रखिए कि यार हाँ मेरे को अपना अच्छा करना है, मेरे को अपना दी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो देनी है। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।